और उससे रुजू कर लिए थे। उन्होंने बयान दिया और बाद में उन्होंने अपने बयान से बाज़ाब्ता बोर्ड के इजलास में तमाम लोगों के सामने भोपाल के इजलास में रुजू कर लिया। मेरे कॉल बोलिए। फारूकी साहब एक सवाल सेंड कॉल। Sir, it is a known fact that Salman Nadwi is a popular and powerful member. Why are you repeating? Keep on. We have answered. No, we will not answer. Just one question, sir. No, we will not answer on a question which has already been answered. This is regarding the board. I accept your right, but we also have a right that we will not keep on repeating what we have already answered. No, will it lead to the weakening of the board is the only question, because he's a powerful and popular member. Will it lead to the weakening? Why don't you come tonight and see? No, you should. No, Paul. You should come tonight and see. You should come tonight and see and wait for some time. ओके फारूकी साहब एक सवाल मेरा भी देखिए, एक सवाल मेरा ये है आपसे, और शुक्रिया कि मुझे मौका दिया आपने, काफ़ी मशक्क़त के बाद मौका मिल गया। सवाल मेरा ये है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मुद्दा यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या बोर्ड में कुछ लोग बोर्ड को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर नाम नहीं पूछ रहा हूँ, और चूंकि नाम सामने आ रहे हैं, तो आपने जो शुरू में कहा रेजोल्यूशन में बात ये है कि बोर्ड एकता बनाने की कोशिश करेगा और बोर्ड में कोई डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस को सुलझाया जाएगा। तो जो आखिरकार उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा, और तीन नाम सामने आए हैं और इशारा किया गया है ओवैसी साहब के नाम पर कि ओवैसी साहब का दखल हाईजैक करने की कोशिश। मेरी बात सुन लीजिए। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी के बाद सबसे सीनियर सेक्रेटरी हूँ। मैं आपसे साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ लोगों ने बोर्ड को हाईजैक कर लिया। आप समझ सकते हैं कि इस प्लेटफार्म पर मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र हैं, मुसलमानों की तमाम तंजीमें हैं, मुल्क के बड़े उलमा हैं, माहिर कानूनदा हैं। आप सोचिए क्या इन हजरात को हाईजैक किया जा सकता है? क्या ये अवाम है, नासमझ लोग हैं कि कुछ लोग उनको हाईजैक कर लेंगे? ये बिल्कुल गलत है। ये बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश है। आशीष बोलिए। हाँ मैडम आप पूछिए। चलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि तीन तलाक इस्लाम में नहीं है, गुनाह है, ठीक है, तीन तलाक नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वी वर कॉट नैपिंग, बोर्ड वाज कॉट नैपिंग? अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में वो बता नहीं पाए और गवर्नमेंट ने चाहे कॉन्स्पिरेसी कहिए, वोट बैंक, वॉट एवर इट इज़, उन्होंने हाईलाइट कर दिया और आप उस पर पहले काम बराबर कर नहीं पाए। ऐसा कुछ है क्या? दूसरा पार्ट ये है कि अब औरतों के लिए क्या फंड्स आप रख रहे हैं? कब तक की औरतें जिनका ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तलाक, आप एड्रेस करेंगे? आप बोलिए। बिस्मिल्लाह। To be very short, we were not caught napping. The board is active since last 46 years. The board had held a very big, large conferences, conventions on important issues related to women. This issue has been raked up by the media. The divorce rate is the least in the Muslim community. The board has also started a helpline. Many women are approaching the helpline. Most of the marital disputes need counseling, reconciliation. So there were discussions about these counseling centers. We have been active before, we are active now, and we are concerned about the community. And it is a blame on the board, but all the Jamaats work sincerely in the social and the reform works in the community. All the Jamaats are on the board. सर, हाजी महबूब साहब ने भी श्री रविशंकर के एफर्ट को, श्री रविशंकर को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है पिटिशनर अयोध्या मसले पे। उनकी सपोर्ट को बार बार, हालांकि बोर्ड उनको श्री रविशंकर के प्रयास को बिल्कुल किनारे करती है, उनको पार्टी नहीं मानती, बट कई सारे मेंबर्स और कई सारे लोग हैं, इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनसे मिल रहे हैं। इस पूरे एफर्ट को कैसे देखते हैं? हाजी महबूब साहब का ख़त मैंने वही साहब के मोबाइल में किसी ने भेज दिया था, उनसे मेरी कल ही बात हुई। उन्होंने कहा गौतम साहब उनके सेक्रेटरी जो आए थे, उनसे उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर कोई बातचीत नहीं आपसे करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं मसले को हल करवाने की तो हम उसमें आपके साथ देंगे, लेकिन इस पर नहीं देंगे कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन का कुछ और इस्तेमाल हो मस्जिद के अलावा। अब ये उनका बयान है और कल परसों में लखनऊ पहुँच के आप चाहेंगे तो बयान अखबारों में आ जाए। मासूम साहब बोलिए। आप इतने मासूम हैं, आप बोलिए। साहब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम मसला बोर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट इशू आसार कदीमा की मसाजिद का अपने हाथ में लिया था कि मुल्क में हज़ारों आसार कदीमा की मस्जिदें हैं जो जिनका तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है।
और गवर्नमेंट के नाजायज़ कब्जे में है, क्या उसमें कोई प्रोग्रेस हुई है और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन मस्जिदों को आसार कदीमा के नाजायज़ तसल्लुस से आज़ाद कराने के लिए कोई पेशकदमी कर रहा है? देखिए, ये बोर्ड के सामने एक तजवीज़ आई थी, हमारे एक साथी हैं अदीब साहब, उन्होंने कहा कि बोर्ड अगर कोई इस पर कदम उठाएगा तो गवर्नमेंट उस वक्त सुनेगी। ये बात है उनकी मनमोहन सिंह से हुई थी। तो बोर्ड ने एक कमेटी बनाई थी दिल्ली की सतह पर, पूरे मुल्क की सतह पर नहीं, दिल्ली की सतह पर जो मसाजिद हुकूमत के कब्ज़े में हैं उनकी फहरिस्त और उनकी तफसीलात बनाई जाए। फहरिस्त बन गई। उसके बाद ये हुआ कि क्या स्ट्रेटजी अडाप्ट की जाए। इस बीच में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। अब मोदी साहब के वहाँ तो बोर्ड का जो ख़त गया उसका तो कोई जवाब ही आज तक नहीं आया। तो इसलिए वो कमेटी की रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं हुई है। कल हमारी जनरल सेक्रेटरी के रिपोर्ट में बात लिखा हुआ है और वो अब जल्दी जब वो आ जाएगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई बोर्ड सोच रहा है। हुकूमत से तो कोई उम्मीद है नहीं। तिवारी साहब बोलिए। सर तिवारी साहब एक मिनट तिवारी साहब बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट तिवारी साहब बोलिए। आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक मेंबर पर आपने कार्रवाई कर दी, ठीक है, वो श्री रविशंकर से मिलने गए, आपने कार्रवाई कर दी। एक वीडियो सरफेस हुआ है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता जो हैं नुमानी साहब, वो कह रहे हैं कि मैं आरएसएस के कैंपों में जाता हूँ। क्या इस तरह के वीडियो की क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद क्या उनके खिलाफ जांच करेगा या कोई कार्रवाई करेगा? एक तरफा बिना नोटिस दिए नहीं, ये वीडियो मॉर्फ भी हो सकता है, क्या मालूम सच्चा है नहीं है वो नहीं मालूम। वो तो आप भाई, आप यहाँ पर जो हजरात मौजूद हैं, आप पर्सनल लॉ बोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। ये पर्सनल लॉ बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। आपके सामने हम जो बातें शुरू में प्रेस स्टेटमेंट में जो हज़रत मौलाना उमरैन साहब और कमाल फारूक साहब ने रखी वो पूरी पर्टिनेंट है। इस क्वेश्चन के ताल्लुक से आप कंसर्न पर्सन से पूछिए, अफसर साहब पूछिए। जी, बाबरी मस्जिद पे हुकूमत ने 1949 में कब्ज़ा किया, 1986 में फिर हुकूमत ने कब्ज़ा किया और एक मखसूस ग्रुप को दे दिया। ये कानूनी लड़ाई नहीं है तो क्यों नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ऐलान करे कि यह मस्जिद है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और कानूनी लड़ाई से ख़ुद को दस्तबरदार कर ले। गलत है, कब्ज़ा हुकूमत ने नहीं किया। कुछ लोगों ने 22 दिसंबर की रात में जबरिया घुसकर उसमें मूर्ति रख दी रामचंद्र जी की, और उसके बाद दरोगा ने, जो अयोध्या थाने का दरोगा था, उसने माता प्रसाद की इत्तला पर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें लिखा है कि नाम दिए 4-5 का, अभय रामदास और फला फला और 50-60 दीगर लोगों ने रात में मस्जिद में दाखिल होकर मूर्तियाँ रखकर मस्जिद को नापाक किया। ये रिपोर्ट है। गवर्नमेंट का नुमाइंदा तो वो है जो उसने कहा कि ये नापाक हरकत की है। फिर मजिस्ट्रेट ने उस रिपोर्ट पर मस्जिद को अटैच कर लिया 29 दिसंबर 1949 को, और मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया। 5 जनवरी सन 50 को रिसीवर ने चार्ज ले लिया। 16 जनवरी का जो मुकदमा दाखिल होता है उस पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और एसपी ने ये अपना बयान तहरीर दाखिल किया है कि ये इमारत कभी भी राम मंदिर नहीं रही है, ये हमेशा मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हुई है। तो गवर्नमेंट तो हमारा साथ थी उस वक्त। कुछ लोगों ने किया हरकत ये, लेकिन अब जाहिर है कि अगर कोई ऐसी हरकत होगी, अंदेशा होगा नक़्ज़ अमन का, तो धारा 145 CRPC में उसको अटैच किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने तो हमारे फेवर में लिखा है। उस वक्त ही गवर्नमेंट ने 1950 और 1951 में जो गवर्नमेंट के 2 मुकदमों में बयान तहरीरी आए हैं, उसके पैरा 13-14 में ये बात साफ लिखी हुई है कि ये इमारत मस्जिद है, हमेशा मुसलमानों ने इसमें नमाज अदा की है, यह कभी मंदिर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुई। चोरी से कुछ लोगों ने इसमें मूर्तियाँ रख दी है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। और 2010 के जजमेंट में इसको माना गया है कि हाँ, ये मूर्तियाँ 22-23 दिसंबर सन 49 को रखी गई थी।